स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतीश कुमार आप सभी को मध्यकालीन भारत का इस केस सीरीज़ में आप सभी को स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो मध्यकालीन भारत का 14वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 13 वीडियो में मध्यकालीन भारत के विभिन्न टॉपिक को पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र राज्य, और ये इसका दूसरा पार्ट होगा दोस्तों। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट थोड़ा लिखा गया है लेकिन ये दूसरा पार्ट होगा। इसमें देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से जो स्वतंत्र राज्य थे उनमें से हमने जौनपुर और मालवा को पढ़ा था, और आज की वीडियो में हम लोग गुजरात, मेवाड़, मारवाड़, बंगाल, उड़ीसा और कश्मीर को पढ़ेंगे। देखेंगे कि ये सारे राज्य दिल्ली सल्तनत जो था उससे किस तरह से स्वतंत्र हुए और किसने इनको स्वतंत्र बनाया, और किस किस शासक के शासनकाल में ये स्वतंत्र हुए, ठीक है। और विभिन्न पहलुओं को देखेंगे जो इनके शासक के द्वारा किया गया हो, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जो एग्ज़ाम में आ सकता है उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, तथा अगर वीडियो लाइक करें अगर अच्छा लगे तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल स्टार्ट हुआ था वह गुलाम वंश से स्टार्ट हुआ था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला राजवंश गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी आया था, फिर तुगलक आया था, फिर सैयद, और इसके बाद लोधी वंश था। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे भी शासक हुए दिल्ली सल्तनत में जिनके शासनकाल में बहुत सारे क्षेत्र को बढ़ाया गया, यानी साम्राज्य को बढ़ाया गया, लेकिन कुछ ऐसे अयोग्य शासक भी हुए जिनके शासनकाल में कुछ वही क्षेत्र जो विभिन्न राजाओं ने या विभिन्न सुल्तानों ने पहले कब्जा किया था वो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गए। इन्हीं में हम लोग पढ़ रहे थे जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जौनपुर और मालवा को देखा था। तो आज गुजरात को देखेंगे कि गुजरात कब स्वतंत्र हुआ और किसके शासनकाल में हुआ। दोस्तों, अगर आप इसके पहले की वीडियो को अगर नहीं देखा है तो लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या स्टडी वेब्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गुजरात के बारे में। देखिए, गुजरात जो है वो 1297 ईस्वी में राजा कर्ण सिंह को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे एक सूबा बनाया था। यानी कि गुजरात को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, वो 1297 ईस्वी में गुजरात को अपने क्षेत्र में मिला लिया और इसे एक सूबा बनाया। सूबा कहने का मतलब आज का जो राज्य होता है ना, जैसे बिहार है, बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, इसी तरह से दिल्ली सल्तनत में जो राज्य होते थे या जो क्षेत्र होते थे उनको सूबा में बांटा जाता था, सूबा बोला जाता था, या उसी को इक्ता बोला जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को एक अलग सूबा बनाया। वहाँ के राजा कौन थे? तो राजा कर्ण सिंह थे। उनको पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में गुजरात को मिलाया था। इसके बाद 1391 ईस्वी में एमबीटी कहने का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक, तो एमबीटी ने जफर खां को सूबेदार बनाया था। देखिए, 1391 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जफर खां को गुजरात का सूबेदार बनाएगा, और यही जफर खां 1401 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य गुजरात को बना देगा। यानी कि 1401 ईस्वी में जफर खां ने गुजरात को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, ठीक है। इसके बाद 1407 ईस्वी में इसने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर ली। किसने? तो जफर खां ने। जफर खां ने 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद जफर खां की मृत्यु 1411 ईस्वी में हो जाती है। जफर खां जो 1401 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है गुजरात का, तो उसके बाद उसकी मृत्यु 1411 ईस्वी में हो जाती है, और इसके बाद उसका पौत्र है अहमद शाह, वही गुजरात का शासक बनता है। तो देखिए, गुजरात का जब शासक बनेगा अहमद शाह तो वह सबसे प्रतापी शासक होगा, और इसी कारण इसको गुजरात का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। गुजरात का स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना तो किसने किया था? जफर खां ने किया था।
लेकिन अगर उसकी वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो वह अहमद शाह है। ठीक है, 1411 ईस्वी में यह राजा बनता है, शासक बनता है और अहमदाबाद नगर की स्थापना करता है। अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में है। और अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह ने किया था। और ये जो अहमदाबाद है वह साबरमती नदी के किनारे है। इसके बाद अहमद शाह अहमदाबाद नगर की स्थापना करने के बाद उसको अपनी राजधानी बनाता है, अहमदाबाद को। एक और क्वेश्चन आता है कि अहमदाबाद का जो जमा मस्जिद है उसको कौन बनाया था? तो अहमद शाह ने बनाया था। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अहमदाबाद का जमा मस्जिद के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर महान शासकों में देखा जाए तो महमूद बेगड़ा का नाम आता है गुजरात का, जो कि 1459 ईस्वी में शासक बनता है। इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि महमूद बेगड़ा कहाँ का शासक था? तो आप आंसर में दीजिएगा कि गुजरात का शासक था। तो 1459 ईस्वी में महमूद बेगड़ा शासक बनता है और यह बहुत महानतम शासक सिद्ध होता है। इसने मुस्तफ़ाबाद नामक नगर बसाया था गिरनार पहाड़ियों के तलहटी में। तो पूछा जाएगा कि मुस्तफ़ाबाद नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो महमूद बेगड़ा ने किया था। लोग इसे जरबख्श के नाम से भी जानते थे। जरबख्श का मतलब होता है स्वर्ण दान देने वाला, यानी कि महमूद बेगड़ा को स्वर्ण दान देने की वजह से जरबख्श कहा जाता था। पुर्तगाली यात्री जो है बरबोसा, उसके अनुसार अगर कहा जाए तो महमूद बेगड़ा बचपन से ही जहर का सेवन करता था, जिससे अगर उस पर मक्खी बैठती थी तो वह मर जाती थी। ऐसा कथन किसने कहा है? तो बारबोसा ने कहा है। किसके लिए? तो महमूद बेगड़ा के लिए कहा है। इसके बाद महमूद बेगड़ा के बारे में बोला जाता है कि अंतिम समय में द्वारका पर विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, आगे अगर चलें तो महमूद बेगड़ा के बाद अंतिम महान शासक बोला जाए तो बहादुर शाह बनता है। बहादुर शाह जो है वो 1526 ईस्वी में शासक बनता है। इसी के शासनकाल में 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। यानी बहादुर शाह की हत्या 1537 ईस्वी में किसके द्वारा की जाती है? तो पुर्तगालियों के द्वारा कर दी जाती है। इसके बाद के शासक जो हुए, जो बहादुर शाह है, उसके बाद के शासक बहुत कमज़ोर होते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1573 ईस्वी में अकबर ने द्वितीय गुजरात अभियान के द्वारा संपूर्ण राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। यानी कि गुजरात को मुगल साम्राज्य में किसके समय में मिलाया गया? तो अकबर के समय में और 1573 ईस्वी में। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि गुजरात अभियान के समय में ही अकबर ने समुद्र को देखा था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि समुद्र को अकबर ने कब देखा था, किस अभियान के दौरान? तो गुजरात अभियान के दौरान। तो 1573 ईस्वी में गुजरात को अपने राज्य में यानी कि मुगल साम्राज्य में अकबर मिला लेता है। आगे अगर चलते हैं दोस्तों तो दूसरा जो नेक्स्ट जो स्वतंत्र राज्य है दिल्ली सल्तनत से वह है मेवाड़, जिसको आधुनिक रूप में उदयपुर के रूप में जानते हैं। तो देखते हैं उदयपुर के बारे में। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। यानी दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद 1314 ईस्वी में हमीर देव इसे स्वतंत्र राज्य बनाया। यानी कि हमीर देव ने मेवाड़ को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। और कब स्थापित किया? तो 1314 ईस्वी में। हमीर देव ने 64 वर्षों तक शासन किया। हमीर देव जो कि मेवाड़ के संस्थापक हैं, उन्होंने 64 वर्षों तक शासन। ठीक है दोस्तों, हमीर देव जो हैं वो 64 वर्षों तक शासन करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमीर देव जो हैं वो सिसोदिया वंश की नींव रखते हैं। अगर पूछा जाए कि मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र किस राजवंशों ने किया था, तो सिसोदिया वंश के शासकों ने किया था। और वो कौन थे? तो हमीर देव थे। ठीक है, हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय चित्तौड़ पर अधिकार किया था। यानी कि MBT मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हमीर देव ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसके बाद जो है 1420 ईस्वी में मोकल शासक बनता है। कौन बनता है शासक? मोकल बनता है। कहाँ का? तो मेवाड़ का। मोकल ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया तथा एक लिंग मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण किया।
ये क्वेश्चन आता है कि एक लिंगी जो मंदिर है उसके चारों ओर प्रकोटे का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने किया था? तो वो मोक्कल, ठीक है, मोक्कल ने किया था। मोक्कल की मृत्यु जो है 1433 ईस्वी में हो जाती है और इसके बाद उसका जो पुत्र होता है राणा कुंभा वह शासक बनता है। तो मोक्कल की मृत्यु जब 1433 ईस्वी में होगी तो राणा कुंभा शासक बनेगा 1433 ईस्वी में। मारवाड़ के अधिकांश भागों को जीत लेगा कौन? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने मारवाड़ के अधिकांश भागों को जीत लेता है। इसके बाद मालवा पर विजय पर चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ बनवाता है। जो राणा कुंभा है मेवाड़ का शासक, वह मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ बनवाता है और इसे हिंदू जो कीर्ति स्तंभ है इसको हिंदू देवशास्त्र का चित्रकोश कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हिंदू देवशास्त्र का चित्रकोश किसे कहा जाता है? तो कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है। और कीर्ति स्तंभ की स्थापना या निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा के बारे में बोला जाता है कि यह एक विद्वान व्यक्ति था और 4 भाषाओं में 4 नाटक लिखे हैं इसने। राणा कुंभा एक बहुत ज़्यादा साहित्य प्रेमी था और 4 भाषाओं में इसने 4 नाटक की रचना की है। गीत गोविंद के जो लेखक है जयदेव, तो गीत गोविंद पर रसिक प्रिय नाम से एक टीका लिखा है। टीका कहने का मतलब है कोई बड़े ग्रंथ का छोटा फॉर्म बनाना टीका कहलाता है। तो गीत गोविंद पर रसिक प्रिय नाम से टीका किसने लिखा था? तो राणा कुंभा ने लिखा था। ठीक है। इसके बाद राणा कुंभा के बाद रायमल शासक बनता है और रायमल के बाद राणा सांगा शासक बनता है। और ये जो राणा सांगा होते हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग जानते हैं, ऐसे भी नाम आते रहता है राणा सांगा का। तो राणा सांगा 1509 ईस्वी में शासक बनते हैं मेवाड़ के और 1528 ईस्वी तक शासक रहते हैं। 1518 ईस्वी में राणा कुंभा खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराते हैं। लोदी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोदी, सबसे अंतिम शासक, उसको 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने हराया था। ये क्वेश्चन आता है कि खतौली के युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो राणा कुंभा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपको कि खानवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। और खानवा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो राणा सांगा की हार हुई थी। इसके बाद अंततः जो है जहांगीर ने मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लेता है, यानी कि मुगल साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होगा मेवाड़ और इसके बाद जहांगीर जो है मुगल साम्राज्य में इसको मिला लेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र राज्यों में मेवाड़ को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग मारवाड़ को पढ़ेंगे। मारवाड़ जो है आधुनिक जोधपुर को कहा जाता है। इसको स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक जो थे वो चुंद थे और चुंद जो है 1394 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये राठौर राजवंश की स्थापना करते हैं। राठौर एक्चुअली राष्ट्रकूटों के ही वंशज कहे जाते हैं। ठीक है। और मारवाड़ों की राजधानी कहाँ थी? तो जोधपुर थी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो चुंद के बाद कान्हा शासक बनते हैं, इसके बाद सत्ता आते हैं और इसके बाद रामनल आते हैं। रामनल के बारे में कहा जाता है कि मेवाड़ के सरदारों ने इनकी हत्या कर दी थी और यहीं से मेवाड़ और मारवाड़ की शत्रुता प्रारंभ हो जाती है। तो मारवाड़ वंश के जो राजा थे रामनल, उनकी हत्या मेवाड़ के सरदारों ने कर दी थी और यहीं से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में शत्रुता प्रारंभ हो जाती है। रामनल के बाद में जोधा शासक बनते हैं मारवाड़ के। इसके बाद इन्होंने राणा कुंभा के साथ में समझौता किया था। जोधा के बाद अगर देखा जाए तो इनके पुत्रों ने सातल, बीकानेर, मेवाड़, मेड़ता आदि में अर्ध स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया था। ठीक है। जोधा के बारे में कहा जाता है कि जोधपुर का जो दुर्ग है उसका निर्माण जोधा नहीं किया था। जोधा कौन है? तो जोधा है मारवाड़ का एक शासक। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें दोस्तों तो शेरशाह
के समकालीन इस वंश के जो शासक थे या इस क्षेत्र के मारवाड़ के जो शासक थे वो मालदेव थे। ये क्वेश्चन आता है कि शेरशाह के समकालीन मारवाड़ के शासक कौन थे, तो मालदेव थे। इसके बाद अकबर ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये क्वेश्चन आएगा कि मारवाड़ को किस मुगल शासक ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो अकबर ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों दिल्ली के बंगाल के बारे में। बंगाल भी स्वतंत्र होता है दिल्ली सल्तनत से, और इसका एक सबसे प्रमुख कारण ये था कि यह दिल्ली सल्तनत से दिल्ली जो इसकी राजधानी थी दिल्ली सल्तनत की, तो वहाँ से ये बहुत दूर पड़ता था, यानी कि बहुत दूरी के कारण नियंत्रण करना मुश्किल होता था। बलबन के समय में तुगरिक खां का विद्रोह वहाँ पे हुआ था, तो उस विद्रोह को बलबन जो है बहुत क्रूरता से कुचल देता है और अपना जो उसका पुत्र होता है बलबन का, बुगरा खां, उसको सूबेदार वहाँ का बनाता है। बुगरा खां आगे चलकर स्वतंत्र राज्य बना लेता है, यानी कि बुगरा खां जो और बलबन के बाद जो शासक होते हैं उनकी अधीनता को यह स्वीकार नहीं करता है और स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल को स्थापित कर देता है। कौन? तो बुगरा खां। बुगरा खां कौन है? तो बलबन का पुत्र है। बलबन वही जो गुलाम वंश का शासक है। बुगरा खां जो है नसीरुद्दीन के उपाधि के साथ में शासन करता है। गियासुद्दीन तुगलक के जो है बंगाल का अभियान किया था। इसके बाद अगर देखा जाए तुगलक शासक जो था गियासुद्दीन तुगलक, वह भी बंगाल पर अभियान करता है। इसके बाद कई दिल्ली शासकों को संघर्ष करना पड़ा क्योंकि यहाँ और भी शासक बनते गए। स्वतंत्र राज्य जो बनाया था यह बुगरा खां, उसके बाद अन्य और भी शासक बंगाल में बनते गए, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत के शासकों को वहाँ जो है अपना अभियान करना पड़ा। ठीक है। कालांतर में अलाउद्दीन हुसैन शासक बना और 1493 से 1518 ईस्वी तक यह शासक रहा, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह को कृष्ण का अवतार कहा जाता है और यह जो है चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह को किसके अवतार कहा जाता है? तो कृष्ण का अवतार। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत उदार प्रवृत्ति का था और हिंदुओं के प्रति इसकी नीति जो थी बहुत उदार थी, कठोर नहीं था। इसके बाद अलाउद्दीन हुसैन शाह के बाद बंगाल का जो शासक है वह उसका पुत्र नुसरत शाह बनता है 1518 ईस्वी में। नुसरत शाह जो है वो गोंड में सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि बंगाल के किस शासक ने सोना मस्जिद का निर्माण किया था? तो नुसरत शाह ने किया था। इसके बाद अंतिम शासक जो है बंगाल का वह गयासुद्दीन महमूद शाह बनता है। शेरशाह जब शासक बनता है दिल्ली सल्तनत में तो वह क्या करता है कि भगाकर गयासुद्दीन मसूद शाह को 1538 ईस्वी में पूरा बंगाल को अपने कब्जे में कर लेता है। तो बंगाल को अपने कब्जे में दिल्ली सल्तनत से जो स्वतंत्र राज्य स्थापित होगा उसको अपने कब्जे में शेरशाह करेगा। और शेरशाह कब करेगा? शेरशाह सूरी 1538 ईस्वी में करेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब 2 और राज्य बचे हुए हैं। एक तो है गुजरात एक तो है उड़ीसा और दूसरा कश्मीर है। उड़ीसा की बात करें तो ये गंगा से गोदावरी नदी तक का क्षेत्र है। यहाँ पर गजपति वंश का शासन था। ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक के समय प्रथम तुर्क आक्रमण होता है उड़ीसा पर। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किसके शासनकाल में उड़ीसा पर प्रथम तुर्क आक्रमण होता है? तो गियासुद्दीन तुगलक के समय में। 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। ठीक है। और यहाँ बहुत सारा धन दौलत यहाँ से लूटा और साथ में जगन्नाथ मंदिर को भी क्षतिग्रस्त किया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को किसने क्षतिग्रस्त किया था या किस सल्तनत शासक ने क्षतिग्रस्त किया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। और कब किया था? तो 1360 ईस्वी में किया था। इसके बाद जौनपुर, बहमनी, कोंडाबीडू और विजयनगर द्वारा भी आक्रमण किया गया। यानी कि उड़ीसा पर जौनपुर, बहमनी, कोंडाबीडू और विजयनगर साम्राज्य के द्वारा भी आक्रमण किया गया था। 1568 ईस्वी में बंगाल के अफगान शासकों ने अधिकार कर लिया था उड़ीसा पर। तो
तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि बंगाल के अफगान शासकों ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था या कब इसको हथिया लिया था, तो 1568 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सीरीज़ बहुत अच्छा लग रहा होगा और समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों कश्मीर के बारे में। देखिए कश्मीर जो है तो 1301 ईस्वी में सुहादेव ने हिंदू राजवंश का नींव रखा। कश्मीर में हिंदू राजवंश की नींव किसने रखा, तो सुहादेव ने रखा। ये क्वेश्चन आता है कि कश्मीर में हिंदू राजवंश की नींव किस शासक ने रखा था, तो सुहादेव ने। कब रखा था, तो 1301 ईस्वी में। इसके बाद 1339 से 40 ईस्वी में शाहमीर जो है शाहमीर वंश की स्थापना करता है और इसे ही कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो शाहमीर था। और शाहमीर जो है शाहमीर वंश की स्थापना करता है कश्मीर में। शाहमीर जो है सुल्तान शमसुद्दीन की उपाधि के साथ शासक बनता है, यानी जब वह शासन करने के लिए गद्दी पे बैठता है तो सुल्तान शमसुद्दीन के उपाधि के साथ शासन करता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो सुल्तान शमसुद्दीन के बाद सिकंदर शाह शासक बनता है, जो 1389 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक शासक रहता है। और इसका जो मंत्री था सिकंदर शाह का, सुहा भट्ट को सिकंदर शाह मुस्लिम बना देता है, जो एक हिंदू रहता है, और इसको इतना प्रेरित कर देता है सुहा भट्ट को कि यह हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनाने लगता है। ठीक है। सिकंदर शाह के बाद अगर देखा जाए तो अगर मेन शासकों में देखा जाए तो जैनुल आबदीन का नाम आता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि जैनुल आबदीन जो है कहाँ का शासक था, तो यह कश्मीर का शासक था और 1420 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक यह शासन करता है। इसने सबसे पहले जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था और गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि कश्मीर के किस शासक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, तो वह था जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन की जो हिंदुओं की प्रतिनीति थी वह बहुत उदार थी। ठीक है। तो जैनुल आबदीन की जो हिंदुओं के प्रति नीति होगी वह बहुत उदार होगी। और इसने क्या किया कि राजतरंगिणी और महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदुओं के जो ग्रंथ था महाभारत और राजतरंगिणी, इसको फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो जैनुल आबदीन ने करवाया था। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है और यह कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद अगर अन्य महान शासकों में बात किया जाए तो बड़ शाह है। सॉरी दोस्तों, जैनुल आबदीन जो है, जैनुल आबदीन को ही बड़ शाह कहा जाता है। बड़ शाह का मतलब होता है महान सुल्तान, और यह इसकी महानता के कारण ही लोग इसको बोलते हैं बड़ शाह। जैनुल आबदीन जो है वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहित करता है, आधुनिकता पसंद व्यक्ति होता है और यह व्यापार और वाणिज्य को भी प्रोत्साहित करता है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूछा जाएगा आपसे कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुल आबदीन को। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ऐसा बोला जाता है या ऐसा माना जाता है कि जिल्दसादी और कागज निर्माण सीखने के लिए इसने 2 व्यक्तियों को समरकंद भेजा था। किसने, तो जैनुल आबदीन ने जिल्दसादी और कागज़ के निर्माण सीखने के लिए इसने 2 व्यक्तियों को समरकंद भेजा था। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप इस वीडियो को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। अगर आप किसी तरह का सुधार चाहते हैं और इसमें और भी कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लोगों में भी शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।